यह लड़का जो पकौड़े की दुकान चला रहा है, क्या लगता है वह मेहनत करके आखिर कितना अमीर बन सकता है? शायद यह आगे चलकर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल ले, या हो सकता है कि पैसे कमाकर एक बड़ा 2 मंजिला मकान बना ले। इससे ज़्यादा क्या ही कर लेगा ये, है ना? आप भी शायद यही सोच रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, यही वो लड़का है जो आगे चलकर पूरे भारत का सबसे अमीर आदमी बना। नाम है धीरूभाई अंबानी। तो आखिर कैसे एक पकौड़े बेचने वाले इस गरीब लड़के ने 75,000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी बनाई? आज के इस वीडियो में हम इन डेप्थ स्टोरी जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1932 से, जब गुजरात के चोरवाड़ गांव के एक मिडिल क्लास फैमिली में धीरज लाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ था। और यही साधारण सा दिखने वाला लड़का आगे चलकर धीरूभाई अंबानी के नाम से फेमस हुआ। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी गांव के ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम किया करते थे। जब धीरूभाई अंबानी 5 साल के हुए तब उनका एडमिशन बहादुर खान जी स्कूल में करा दिया गया। हालांकि धीरूभाई अंबानी को पढ़ाई लिखाई से कोई खास लगाव नहीं था, फिर भी पिता के डर से न चाहते हुए भी उन्हें स्कूल जाना ही पड़ता था। अब क्योंकि हीराचंद जी के कुल 5 बच्चे थे और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, उन्हें स्कूल की सैलरी से घर चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। और दोस्तों, इसी गरीबी और तंगहाली से ही परेशान होकर एक दिन धीरूभाई अंबानी ने फैसला किया अब वे पढ़ाई छोड़कर काम करेंगे। अब दोस्तों, यह धीरूभाई काम तो करना चाहते थे, लेकिन आखिर करे क्या, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। और इस तरह से काम की तलाश में वह इधर उधर घूमते रहे। और फिर इसी टाइम पर वह अपने गांव के एक मंदिर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अक्सर सुनसान रहने वाले मंदिर परिसर में आज बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब पता किया तो मालूम पड़ा कि यह भीड़ हर साल फरवरी के महीने में किसी प्राचीन मान्यता की वजह से लगती है। अब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देखकर धीरूभाई ने सोचा, यहाँ खड़े खड़े इन लोगों को भूख तो लगती ही होगी, क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ पकौड़े बेचे जाए। और दोस्तों, अभी तक धीरूभाई को उनके पिता की तरफ से जो भी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी मिलती थी, वो उसे एक गुल्लक में जमा कर देते थे। लेकिन अब उस गुल्लक को तोड़ने का समय आ चुका था। उन्होंने बिना किसी देरी के गुल्लक को तोड़कर पैसे निकाले, उससे ठेला खरीदा और मंदिर के पास ही पकौड़े बेचने लगे। अब दोस्तों, इस धंधे से उन्हें शुरुआत में तो बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद जब श्रद्धालुओं की संख्या कम होने लगी तो फिर उनकी आमदनी भी लगभग ना के बराबर रह गई। ऐसे में उन्हें लगा कि अब यहाँ पर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए उन्होंने अपना ठेला बेच दिया और सारे पैसे को बैंक में जमा कर दिया। आगे चलकर वह फिर से किसी काम की तलाश में लग गए। और फिर उस दौरान उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग यमन में काम करने के लिए जा रहे हैं। आज से पहले जो भी वहाँ पर गए थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बेटर हो गई थी। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी, इसका जवाब ढूंढने पर धीरूभाई अंबानी को पता चला कि यमन में इंडिया से कई गुना ज़्यादा पैसा बनता है। इसलिए धीरूभाई अंबानी 1950 के दौरान महज 17 साल की उम्र में अपने बड़े भाई रमणीक लाल के पास यमन चले गए। वहां पहुंचने के बाद से रमणीक लाल ने एबीसी एंड कंपनी के पेट्रोल पंप पर धीरूभाई अंबानी को काम दिला दिया और यहाँ काम करते हुए उनकी सैलरी 300 रुपये हर महीने की थी। अब दोस्तों, इस पेट्रोल पंप पर काम करते टाइम धीरूभाई अंबानी लोगों को कोई अलग अलग प्रमोशनल मेथड से इनकरेज किया करते थे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का पेट्रोल डलवाएं। अब दोस्तों, उनके ऐसा करने की वजह से पेट्रोल पंप का रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और उनके काम से खुश होकर उन्हें पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया गया। अब क्योंकि प्रमोशन होने की वजह से पेट्रोल पंप पर काम करने के बाद भी धीरूभाई के पास काफ़ी टाइम बच जाता था, तो उन्होंने सोचा कि इस खाली टाइम में क्यों ना एक जॉब कर ली जाए। और फिर ऐसा सोचकर वह एक जगह पर क्लर्क के तौर पर भी काम करने लगे। अब दोस्तों, हम इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, पर अपनी चाय की आदत को नहीं बदल सकते। और धीरूभाई को भी चाय पीना पसंद था। अब वैसे तो इसके लिए उनके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वह रोड साइड 10 पैसे की चाय पिए या फिर किसी 5 स्टार होटल में 1 रुपये की। लेकिन यहाँ पर धीरूभाई ने 1 रुपये वाली चाय को ही चुना, ताकि वह चाय की चुस्कियाँ लेते लेते आसपास के अमीर लोगों की बातें सुनकर यह जान सकें कि आखिर वह ऐसा क्या करते हैं कि वह इतने अमीर हैं। ऐसे ही एक दिन
जब वह चाय पी रहे थे तभी उन्होंने अपनी बगल वाली टेबल पर बैठे दो लोगों की बातें सुनी, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को बता रहा था कि क्या तुम्हें पता है, हमारे यमन में जो चांदी के रियाल के सिक्के चलते हैं उनमें लगी चांदी की कीमत इस रियाल से भी ज़्यादा है। अगर कोई इसे पिघलाकर निकाल ले तो फिर उसके पास पैसे ही पैसे होंगे। अब वैसे तो यह अमीर लोग इस बात को बस मजाक मजाक में कह रहे थे, लेकिन धीरू भाई ने इसे सीरियसली ले लिया। उन्होंने एक मशीन खरीदी और फिर लाखों की संख्या में सिक्कों को पिघलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे धीरू भाई का यह काम आगे बढ़ा, मार्केट में सिक्कों की कमी होने लगी और गवर्नमेंट भी इस बात से परेशान थी कि आखिर ये सिक्के जा कहाँ रहे हैं। जब गवर्नमेंट ने इस बात की जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई तब धीरू भाई अंबानी का नाम सामने आया। हालांकि जब तक पुलिस उनके ठिकाने पर पहुंचती, धीरू भाई सारे पैसे इकट्ठा करके वहां से इंडिया निकल चुके थे। यह साल था 1958 का, जब धीरू भाई वापस अपने घर पहुंचे और जब उनके पिता ने यह सुना कि वह नौकरी छोड़कर आए हैं तो वह काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। रिश्तेदारों ने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, यमन से वापस आकर कुछ समय गांव में बिताने के बाद उन्होंने कोकिलाबेन से शादी कर ली और फिर उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुंबई चले गए। 1958 में ही उन्होंने 15,000 रुपए की पूंजी के साथ एक छोटे से कमरे में कारोबार शुरू किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि मुंबई के बड़े टेक्सटाइल व्यापारी इंडस्ट्री को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। यहाँ व्यापारियों ने एक यूनियन बना रखा है और वह सभी मिलकर किसी भी नए व्यापारी को इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं होने देते हैं, और अगर किसी को एंटर करना भी है तो उसे पहले यूनियन के लीडर से परमिशन लेनी पड़ती है। इस तरह से एक नए फील्ड में उतरना धीरू भाई अंबानी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था। हालांकि काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद उन्हें यह परमिशन मिल गई, लेकिन इसके बाद उन्हें पता चला कि वह जिन फैक्ट्री से सूत खरीद रहे थे उन्होंने भी एक यूनियन बना रखा है और जिन्हें फाइनल प्रोडक्ट बेचा जाता था उनका भी एक अलग यूनियन है। इस तरह से ये सभी मिलकर इन बीच के व्यापारियों को लूट रहे थे, क्योंकि यूनियन होने के कारण धागा मार्केट में एक प्राइस पर बिकता था। ऐसे में धीरू भाई अंबानी ने सोचा कि क्यों ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में व्यापारी के बीच के इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाए, और फिर उन्होंने सूत और कपड़ा बनाने की एक नई फैक्ट्री का निर्माण किया और उनका टारगेट था कि यहाँ से हर घर की ज़रूरत का कपड़ा सस्ता और अच्छा प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन यहाँ पर भी उनकी मुश्किलें आसान नहीं होने वाली थी। धीरू भाई ने जब पहली बार इस प्रोजेक्ट के लिए लोन के लिए बैंक के दरवाजे पर दस्तक दी तब बैंक ने यह कहकर लोन देने से मना कर दिया कि पहले से ही कपड़ा उद्योग में दिग्गज उद्योगपतियों की लंबी लाइन लगी है और अब इस प्रोजेक्ट में वे लोन नहीं देंगे। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी अपने जीवन में कभी भी हार मानने वालों में से नहीं थे, इसलिए बैंक से लोन नहीं मिलने पर उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से लोन लिया। उनसे उधार लेकर घर का सामान बेचकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी ने इस बिजनेस को अपनी ज़िंदगी में बहुत ही सीरियसली लिया था। यह काम शुरू करते टाइम उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से वादा किया था कि वह इसे 1 साल के अंदर ही करोड़ों में पहुंचा देंगे। इसके बाद उन्होंने अपने फैक्ट्री का नाम रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन रखा। कुछ ही समय में उन्होंने अपने कस्टमर्स का भरोसा जीत लिया और 1 साल के अंदर ही उनका रेवेन्यू करोड़ों में पहुंच गया। यहाँ से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे रिलायंस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हाउस बन गया। फिर दोस्तों, 1981 में धीरू भाई अंबानी के सबसे बड़े बेटे मुकेश अंबानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से MBA की पढ़ाई खत्म कर वापस इंडिया आ चुके थे और अब वह धीरू भाई अंबानी के इस बिजनेस में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, अपने पापा के साथ मिलकर मुकेश अंबानी ने भी रिलायंस को हर फील्ड में उतार दिया और धीरे धीरे यह टेक्सटाइल के अलावा पेट्रोलियम, गैस, पावर, टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी सभी फील्ड्स में अपना कारोबार फैलाने लगी। 2002 में जब उनका निधन हुआ तब उनकी कंपनी का टर्नओवर 75,000 करोड़ रुपए था। तो दोस्तों, यही थी रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर धीरू भाई अंबानी की पूरी कहानी। उनके जीवन में ऐसे कई मोड़ आए जब उन्होंने दुनिया को बताया कि असली जीत किसे कहते हैं। अगर आपको हमारी आज की ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह के और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।